नमस्ते जी, वेलकम टू हिमाचल वायर। किताब की कहानी की बारी है। आज की किताब की कहानी में कोई खुद अपनी कहानी बता रहा है। कौन? फिल नाइट। नाइकी। मुझे बचपन से ही चीज़ों के बारे में जानने का शौक़ था, उनके बारे में रिसर्च करने का। तो मुझे याद है जब 4th या 5th स्टैंडर्ड में थी मैं और ब्रांड्स की थोड़ी समझ होने लगी, तो एक रजिस्टर है, आज भी है मेरे पास। उसमें मैं वो चीज़ें लिखा करती थी जिन पे रिसर्च करती थी। तो नाइकी, एडिडास, प्यूमा, इन सभी के बारे में कि कैसे शुरू हुआ, कैसे बने, ये क्या है ये ब्रांड्स एक्चुअली। 3-3, 4-4 पेजेस लिखे थे मैंने। तो अभी जब ये फिल नाइट शू डॉग के बारे में मैं पढ़ने लगी तो मैंने वो रजिस्टर भी निकाला। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि शू डॉग ये क्या होता है। शू डॉग वो इंसान है जो जूतों का डिज़ाइन करता है, उसे बनाता है, उसे बेचता है, एवरीथिंग टू डू विद शूज़, उसे शू डॉग बोलते हैं। तो फिल नाइट खुद को शू डॉग बोल रहे हैं और जब आप कहानी को जानेंगे ना तो आप मान जाएंगे कि ये शू डॉग हैं। इसलिए नहीं क्योंकि नाइकी बहुत बड़ा ब्रांड है, इसलिए नहीं क्योंकि नाइकी बहुत कामयाब है और उसकी स्टोरी से हमें इंस्पायर होना है। क्योंकि ये जो किताब है ना, इसे पढ़कर आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि किसी ने किसी को इंस्पायर करने के लिए लिखी है या फिर अपना ग्रैंडोर बताने के लिए लिखी है कि कितनी बड़ी चीज़ें उन्होंने ज़िंदगी में अचीव की है। ये जो किताब है ये फिल नाइट ने इस तरह लिखी है, अपनी ज़िंदगी की सच्चाई को ये बताया है कि हम जो बहुत इम्परफेक्ट लोग होते हैं ना, जो गलतियां करते रहते हैं, जो इंतज़ार नहीं करते एक परफेक्ट टाइम का, एक परफेक्ट मौके का किसी चीज़ को शुरू करने के लिए, बस अगर उस चीज़ में बिलीव करते हैं तो उसे शुरू कर देते हैं। वो लोग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस चीज़ में काम करते करते बहुत गलतियां करते हैं, बड़ी बड़ी गलतियां, छोटी छोटी तो होती रहती हैं। उन गलतियों से सीखते हैं पर रुकते नहीं हैं। ये कहानी है शू डॉग फिल नाइट की। फिल नाइट इज़ अ पर्सन जिन्होंने नाइकी को शुरू किया। 24 साल का एक लड़का, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ चुका था, 1 साल आर्मी की ट्रेनिंग ले चुका था। यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए एक प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया था। उसमें उन्होंने जापान के जो शूज़ थे उसे एक बहुत ही प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट मान के दुनिया को कैप्चर करने की बात कही थी, सिर्फ अमेरिका को नहीं। फेलो स्टूडेंट्स को तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं लगी थी, लेकिन जो प्रोफेसर थे उन्होंने A ग्रेड दिया था। सभी को लगा कि एक रिपोर्ट प्रेजेंट हुई है, लाइक अदर्स, वहीं पे बात फाइल में बंद हो जाएगी। लेकिन ये हमेशा बैक ऑफ द माइंड चलती रही। फिल नाइट जो थे ही लव टू रन। ये लगता था उन्हें मेडिटेशन की तरह, भागना इस तरह था कि जब कोई इंसान भागता है तो अपना सारा गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी रेस्टलेसनेस, सब कुछ उस भागने के वक्त में बर्न आउट कर देता है। दिमाग एक मेडिटेटिव स्टेट में चला जाता है। और वो एक बहुत बढ़िया रनर भी थे। बॉबरमैन उनके कोच थे यूनिवर्सिटी में। तो आप इसे इस तरह समझिए, कोई इंसान किसी चीज़ में जो बिलीव करता था उसको दुनिया के सामने पेश करना चाहता था, लेकिन उतनी सेविंग्स नहीं थी, ना अभी उतनी अंडरस्टैंडिंग थी। तो जब कॉलेज ख़त्म हुआ, मिलिट्री की ट्रेनिंग ख़त्म हुई, वो अपने घर में थे, ओरेगन USA। वहाँ पर उन्होंने अपने फादर से कहा कि मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो अराउंड द वर्ल्ड। एशिया जाना चाहता हूँ, चाइना जाना चाहता हूँ, जापान जाना चाहता हूँ, सारी जगह देखना चाहता हूँ, आप मुझे लोन दे दीजिए प्लीज़। फादर एक रिप्यूटेड न्यूज़पेपर हाउस के एडिटर थे। ही वॉज डूइंग वेल। पर अमेरिका में इस तरह नहीं होता कि बच्चे कुछ भी मांगे तो माँ बाप उस चीज़ को उन्हें देना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं। बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं और उससे आगे बच्चे देखें कि किस तरह चीज़ें होंगी। लेकिन उनके फादर ने उन्हें वो लोन दे दिया। अपने दोस्त के साथ उन्होंने ये सफ़र शुरू किया। बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड थे। पहले तो एक जगह पे रुक गए, वहाँ पे सर्फिंग सीखने लगे, इंसाइक्लोपीडियाज़ भी बेचने लगे, फिर इंश्योरेंस बेचने लगे, महीने वहाँ पे हो गए। ये बात मैं कर रही हूँ 1960s की। उस वक्त इतनी ज़्यादा कॉरस्पॉन्डेंस नहीं हो पाती थी। तो घर से निकले 2 नौजवान लड़के, दिमाग में एक आइडिया है लेकिन मन बहुत सारी चीज़ों को करना चाहता है। फाइनली सर्फिंग के लिए जहाँ पे रुके थे उधर जो दोस्त था उसे एक लड़की से प्यार हो गया और आगे प्रॉस्पेक्ट्स नज़र आ रहे थे। तो जब जाने का मन किया इन लोगों का महीनों बाद, तो उसने कहा कि नहीं यार, मैं तो इधर रुकना चाहता हूँ। देन
फिल वॉज ऑन हिज ओन, आगे का सफ़र अकेले। तो उधर से वो जापान गए, कुछ लोगों को मिले उधर, उनके फादर के कुछ कॉन्टैक्ट्स थे, बताया कि मैं जापानीज़ कंपनी के साथ बिजनेस करना चाहता हूँ, एक ब्रांड है टाइगर्स करके, उसकी कंपनी में जाना चाहता हूँ, एक डील स्ट्राइक करना चाहता हूँ। तो लोगों ने थोड़ा एडवाइस किया कि देखो जापानीज़ के साथ यू डोंट नो टिल द एंड, कि लग रहा है आपको कि बहुत बढ़िया गया और डील क्लोज़ हो जाएगी तो प्रॉब्ली ना हो, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ही गड़बड़ हो गई, अब तो कुछ नहीं होने वाला, तो ऐसा भी हो सकता है कि डील क्लोज़ हो जाए। अपना सूट ले गए थे साथ में, वो पहना, कंपनी को कॉल किया, एक अपॉइंटमेंट बुक करी, वो मिल भी गई। उधर गए और वहाँ पे बताया कि मैं फिल नाइट हूँ, ये मेरा आइडिया है, मैं आपके शूज़ यहाँ से ले जाके अमेरिका में सेल करना चाहता हूँ, आपकी परमिशन चाहिए। परमिशन मिल गई, परमिशन मिल गई। वहाँ पे एक ऑर्डर दे दिया था जिसके पैसे घर जाके अपने फादर से $50 लेके उनको चेक मेल किया उसका। तो तकरीबन 6 महीने बाद वो टाइगर्स शूज़ आए, घर के गैरेज से काम शुरू किया गया। ये ऐसी फैमिली थी जो बिल्कुल भी बिजनेस में नहीं थी। फादर को लगा कि बेटे का मन है जूतों का कोई काम करने का, ठीक है रोकना नहीं चाहिए, करने दो, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा, क्योंकि इतनी पढ़ाई की है, जूते थोड़ी ना बेचेगा। कहानी में कुछ लोग हैं, जॉनसन, वुडवेल, बोबरमैन। नाइकी की कहानी बहुत इमोशनल, बहुत सेंटिमेंटल कहानी है, और ये जो लोग हैं ना, इनका मेंशन नहीं है सिर्फ कहानी में, ये कहानी को आगे चलाते हैं। आप इसको इस तरह रिलेट कीजिए कि एक बहुत ज़बरदस्त स्क्रिप्टेड मूवी है जिसके गाने उसकी कहानी को एनहेंस करते हैं। तो इसके जो कैरेक्टर्स हैं, फिल नाइट अकेले बिल्कुल भी स्टोरी ना बने हैं, ना बनना चाहते हैं। इसकी एक और बात मैं आपको कहूँगी कि ये जो किताब है ना, ये बहुत हम्बल है। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी तरीके से ये कुछ भी प्रूव करने के लिए नहीं लिखी गई है, ना आपको मोटिवेट करने के लिए या खुद को बड़ा बताने के लिए, कुछ भी नहीं। और ना ही ये लोग बिजनेसमैन हैं। इनकी सिंसेरिटी, नाइकी का जो यूएसपी है वो उसकी सिंसेरिटी है। जब जापान से टाइगर्स आया करते थे, ब्लू रिबन्स इस कंपनी के अंडर ये बिकते थे। जब पहली बार ये जापान गए थे तो अचानक से वहाँ पे पूछ लिया कि आप अमेरिका में जूते बेचना चाहते हैं हमारे, आपकी कंपनी का नाम क्या है? तो स्ट्राइक किया ब्लू रिबन्स। तो पहले तो कई साल तक इनके पास कोई एडवर्टाइज़र नहीं था, ये एडवर्टाइजिंग के थ्रू बेचते ही नहीं थे। रादर इनिशियली तो जो सेल्समैन थे, जो ओनर थे, जो सब कुछ थे, वो फिल नाइट ही थे। हाँ, एक पार्टनर थे इनके, बोबरमैन, ये इनके कोच रहे थे। अब देखिए ये भी ना काम को लेके कितने ज़्यादा सिंसेयर है। ये इसलिए पार्टनर नहीं थे कि बहुत बड़ा प्रॉफिट दिख रहा था, कुछ जूतों से रिलेटेड था, और ये कोच थे रनर्स के। कॉलेज में क्या किया करते थे कि जितने भी ये रनर्स थे, जिसमें से एक फिल नाइट भी थे, इनके जूते लॉकर से चुपचाप निकाल लेते थे। किसी के जूते में से थोड़ा सा रबर निकाल देते थे कि वो लाइट हो जाएंगे, क्योंकि देखिए लॉजिक ये था कि इतना लंबा भागना है, तो अगर 1 इंच थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ निकाल देंगे तो आपका जूता उतना लाइट हो जाएगा, यू विल फील मच लाइटर एंड फास्टर। तो वो कर देते थे, कभी लेसेस चेंज करते थे। ही वॉज ऑलवेज ट्राइंग टू मेक द डिज़ाइन राइट एंड बेटर। तो ये पार्टनर थे फिल नाइट के, आप इनको ब्रांड एम्बेसडर भी बोल सकते हैं। काफ़ी टाइम बाद जॉनसन ने ज्वाइन करी ये कंपनी एज सेल्समैन। इससे पहले से जानते थे फिल नाइट, ये लोग साथ में पढ़े थे। जॉनसन एक कमाल का इमोशनल आदमी है। उसने जब ज्वाइन किया ना, तो वो हर चीज़ लिख के लेटर में फिल नाइट को बताता था। तो पहले शुरू में तो बहुत अच्छा लगा, ये एक अलग स्टेट में जूते बेच रहे थे, फिल नाइट एक अलग स्टेट में थे। तो पहले शुरू में तो बहुत अच्छा लगा दैट यू नो ही इज़ एक्साइटेड, ही इज़ इन्वॉल्व्ड, लिख रहे हैं। फिर वो हर दिन की एक चिट्ठी हो गई, कभी कभी हर दिन की 2 या 3 चिट्ठी हो गई। और वो इस तरह की चिट्ठियाँ नहीं लिखते थे कि छोटा सा लिखा, आई एम फाइन, हाउ आर यू, प्लीज़ टेक केयर, डू राइट बैक, ना, डिटेलिंग होती थी। मुझे वो इंसान मिला, उसने मुझसे ये पूछा, मैंने उसे इस तरह जवाब दिया, मुझे लग रहा है वो ये सोच रहा है और वो ऐसे रिस्पॉन्ड करेगा, इस तरीके से हर चीज़। और फिर इसके बाद एक्सपेक्टेशन रहती थी कि फिल नाइट उन्हें क्या रिवर्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे फिल नाइट के रिवर्ट्स तो जाने बंद हो गए। फिर उन्होंने अपनी सिस्टर को इन्वॉल्व किया अर्ली बेसिस पे, और जॉनसन की फ़ाइल उन्हें दी कि जॉनसन के जो लेटर्स आ रहे हैं आप उन्हें रिवर्ट करो। उन्होंने भी गिव अप कर दिया क्योंकि जॉनसन के लेटर्स बढ़ते ही जा रहे थे।
फिर जॉनसन को बहुत बुरा लगा, रिबेल भी कर दिया था उसने। वुडवेल जो है वो बोबरमैन ने इंट्रोड्यूस करवाया था, उन्हें भी जानते ही थे फिल नाइट, पहले से वो स्पोर्ट्स में एसोसिएटेड थे। अब ये लोग जो है ना, जो इनिशियल मेंबर्स हैं, मैंने आपको नाम बताए, फिल नाइट हु स्टार्टेड विद इट, बोबरमैन द बिग नेम, वुडवेल, जॉनसन, ये लोग को आप देखेंगे इस बुक की स्टोरी जिस तरह चल रही है, कैसे ये लोग एक ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप में बाइंड होते हैं। एक ऐसी दोस्ती जिसमें आप एक दूसरे की गलतियां बता सकते हो, एक ऐसी दोस्ती जिसमें आपको डिसएग्री करने का बिल्कुल राइट है। मैक्सिमम टाइम इन लोग की मीटिंग्स इस तरह हुआ करती थी, दे वर कॉलिंग ईच अदर विद नेम्स, फाइल्स उड़ रही होती थी, गुस्सा आ रहा होता था, एवरीबडी वाज शाउटिंग, बट एंड ऑफ द डे एवरीबडी वाज सिटिंग टुगेदर एंड लाफिंग। ये इस तरीके के रिलेशनशिप में बिल्डअप हुए। कहानी में बहुत स्पीड ब्रेकर्स है, जूतों की सेल चल रही थी, इनफैक्ट हर साल बढ़ ही रही थी। लेकिन एक साल क्या हुआ कि एक लेटर आता है, लेटर में लिखा है दैट आई एम द ओनली लीगल सेलर assigned by the Tiger Company in Japan and you cannot sell tigers from now in America। एकदम से रंग उड़ जाते हैं, बिजनेस चौपट होता हुआ नज़र आता है। इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि ऑलमोस्ट टिल देयर लास्ट ईयर्स, टिल द टाइम कंपनी वेंट पब्लिक, जिसको बोलेंगे कि 8-9 साल तक इन लोग की कंपनी, फिल नाइट, जॉनसन, वुडवेल, बोबरमैन, फिल नाइट की बीवी, इनकी कंपनी बिल्कुल हैंड टू माउथ थी। ना किसी को सैलरी हाइक देने की गुंजाइश थी, ना किसी एक्स्ट्रा को हायर कर लेने की। इनको बहुत सारे बैंक्स मना कर चुके थे, डोर क्लोज कर चुके थे रादर इनके मुंह के ऊपर। अगर इनको पैसे नहीं मिलते थे तो जूतों की अगली कंसाइनमेंट खरीदना बहुत मुश्किल हो जाता था। ऐसा तब तक चलता रहा जब तक नाइकी पब्लिक नहीं हुई। पब्लिक का मतलब जब तक इन्होंने अपने शेयर्स ओपन नहीं किए। एक दिन अचानक जोर से झटका लगा, जो आया किटामी के नाम से। ये टाइगर्स कंपनी का एक एग्जीक्यूटिव था, ये इन लोग को विजिट करने अमेरिका आया। उस वक्त मैं आपको बता दूं कि इनका ऑफिस बेटर हो चुका था, क्योंकि गैरेज पहले छोटा हो गया था, वहाँ से निकले, फिर एक ऑफिस लिया। उस ऑफिस में ना जो विंडो पेन्स थे वो टूटे हुए थे। वहाँ पे ऑरेगन में सर्दी बहुत होती थी, तो इतनी ठंड आती थी, अंदर बर्ड्स आ जाती थी। उस हालात में जूतों से घिरे हुए ये लोग काम किया करते थे। ये इनकी डेडिकेशन थी, एक पैशन था कि ये तो करना है, दुनिया को हमें रनिंग शूज़ देने हैं। वी वॉन्ट टू मेक एवरीबडी फिट एंड एवरीबडी शुड रन टू बिकम फिट। ये एक मोटिव था इस सारी चीज़ के पीछे। तो जब जापान से किटामी आया तो एक बेटर ऑफिस ले लिया था। वहाँ पे वो इन पे बहुत गुस्सा हुआ। इनफैक्ट इनका बैंक जो इनसे नाराज़ चल रहा था, इन्होंने सोचा कि जापान से पार्टनर आया है, उसको मिलाते हैं इनसे, उनको पता चलेगा कि यू नो वी हैव सपोर्ट सिस्टम। जब वो लेके गए ना उसे वहाँ पे, पार्टनर तो बिल्कुल गुस्से में था एंड ही मेड श्योर दैट द बैंक क्लोजेस इट्स डोर ऑन देयर फेस। ही डिड दैट। इस सारी चीज़ के बाद में ना यूएस गवर्नमेंट नाइकी कंपनी के ऊपर एक केस करती है जो इम्पोर्ट ड्यूटी को लेके है। इतनी इम्पोर्ट ड्यूटी इन लोग के ऊपर बनती है, अगर वो इन्हें देनी पड़ती तो कंपनी बिल्कुल बंद हो जाती। उसके लिए ये एक लॉयर को हायर करते हैं, एक ऐसा लॉयर जिसे पैसे ना देना पड़े। केस चलता है काफ़ी लंबा, फाइनली नेगोशिएशंस हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग पॉइंट था। इसी के बाद नाइकी कंपनी पब्लिक गई। इससे पहले एक और केस पैरेलली चल रहा था। इस केस में किटामी ने नाइकी को, फिल नाइट की कंपनी को सू किया था ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट के लिए। इन लोगों ने भी उसे सू किया था ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए। ये भी एक केस चला। ये 2 केसेस थे जिन्होंने नाइकी को बदल दिया। देखिए, जब ये टाइगर्स वाला केस हुआ तो इन्हें ये समझ आया कि सिर्फ एक के ऊपर डिपेंड करना सही नहीं है। एज आई टोल्ड यू, दे वर नॉट प्रोफेशनल इन एनीथिंग एट ऑल, दे वर जस्ट गोइंग ऑन एंड दे केप्ट गोइंग ऑन। तो आया कि कंपनी का नाम बदलना है। सारे लोग, यही लोग जो टीम मेंबर्स मैं बता रही हूँ, कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ गए। सब ने ब्रेनस्टॉर्मिंग की, एक दूसरे को गालियाँ दी, पिज़्ज़ा जुड़े, आवाज़ें ऊंची हुई। नतीजा कोई नहीं निकला। डायमेंशन 6 और अजीब अजीब से ऑप्शंस आ रहे थे। तो जॉनसन को ही सपना आया कि नाइकी नाम होना चाहिए। अब नाइकी क्या है? नाइकी गॉडेस ऑफ विक्ट्री है। अब नाइकी का स्वूश कैसे आया? एक बार एक यूनिवर्सिटी से फिल नाइट गुजर रहे थे तो देखा एक मैच्योर आर्टिस्ट है, वो इंटर्नशिप की बात कर रही है।
तो सोचा कि सभी बोलते हैं कि एडवर्टाइजिंग करनी चाहिए, देखें कुछ डिज़ाइन वगैरह बना के। उसके पास गए और बोला कि क्या हमारे लिए कुछ डिज़ाइन कर सकती हो, इंटर्न करो हमारे साथ। शी सेड ओके ठीक है। उसका नंबर लिया। फिर एक दिन उसे बुलाकर बोला कि हमारी कंपनी का नाम नाइकी है, हम जूते बनाते हैं और हमारे लिए लोगो बना दो। वो आर्टिस्ट वापस आई बहुत सारे स्केचेस लेके। वो सारे अलग अलग स्केचेस थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसमें उन सारे स्केचेस में से इन्होंने कुछ स्केच सिलेक्ट किए, फिर बोला कि इन पे वर्क करो। उन पे वर्क करने के बाद वो दोबारा आई और उसके बाद में इस स्वूश को, जो टिक मार्क है, उसको उन्हें समझाया। बहुत ज़्यादा तो देखिए ना नाइकी नाम क्लिक किया था इन्हें, ना वो लोगो क्लिक किया था, बस विद द फ्लो चीज़ें होती गई। तो इम्पोर्ट ड्यूटी वाला केस बताया मैंने आपको, यूएस गवर्नमेंट के साथ हुआ था। उस टाइम पर ये केवल जूते बना रहे थे। फिर फिल नाइट को ये लगा कि देखिए अब हमें यूएस गवर्नमेंट के साथ भिड़ना है, अपनी खुद की गवर्नमेंट के साथ। इफ़ वील जस्ट प्रेजेंट आवरसेल्व्स लाइक अ शू कंपनी, तो वो इतना ज़्यादा बात नहीं बनती, हमको बाकी चीज़ें भी अपने साथ जोड़नी चाहिए। जो शूज़ है ना नाइकी के, उसके सोल, बोबरमैन जो थे, ही वॉज ऑलवेज एक्सपेरिमेंटिंग, ट्राइंग टू डू समथिंग वेरी गुड। तो वेफल शूज़ जो है नाइकी के, ये पेटेंटेड हैं। ये कैसे बने थे कि वो रबर मिक्सिंग और क्या क्या करके एक सोल बनाना चाह रहे थे जो बन ही नहीं रहे थे। फिर एक टिन लिया, उसमें होल किए, उस पर गरम गरम रबर डाला, उसके बाद में जो डिज़ाइन बना है उसको वेफल सोल बोलते हैं। फिर नाइकी वॉज द फर्स्ट कंपनी टू ट्रांसफॉर्म मेकिंग शूज़, क्योंकि जूते जब बनते थे ना, उसका सोल जब चिपकाया जाता था गरम करके, बहुत फ्यूम्स निकलते थे, वो कैंसर कॉजिंग होते थे, टॉक्सिक होते थे, एस्थमा देता था, बहुत प्रॉब्लम्स थी उससे। नाइकी वॉज द फर्स्ट कंपनी जिसने कोल्ड स्टिकिंग शुरू की। इस चीज़ को इन्होंने पेटेंट तो किया, लेकिन बाकी शू कंपनीज के साथ उन्होंने ये चीज़ ज़रूर शेयर की। बहुत सुंदर और प्यारी कहानी है, कोशिश कीजिए इसे पढ़ने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग हिमाचल वायर। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। स्टे सेफ एंड प्लीज़ टेक केयर। थैंक यू।